स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SD Academy 91 में। हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। हमने सब्जेक्ट्स डिटेलिंग ले ली थी। आज हम इसके पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो कि है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आज उसके बारे में यहाँ डिटेलिंग करेंगे, उसको समझेंगे और पूरी तरह से इसी लेक्चर में हम इस पूरे जो टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, जो कि पूरे एग्ज़ाम में आपके ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ज़्यादा इसमें समय नहीं निकालते हैं और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी है, हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, उसको जानने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, साइंटिफिकली स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, हमारी स्टडी के लिए जोग्राफर्स ने इसको बहुत ही ईजिली डिवाइड कर रखा है, और डिवाइड भी इसे दो रूप में कर रखा है। एक कर रखा है प्रत्यक्ष रूप में और एक कर रखा है अप्रत्यक्ष रूप में। देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप क्या होते हैं? प्रत्यक्ष वो होता है जिसको हम खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, फिजिकली पहचान सकते हैं, उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष रूप। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष रूप, जिसे हम फिजिकली देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी पूरी साइंटिफिकली स्टडी होती है और उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी को वर्गीकृत करते हैं। पृथ्वी के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले हमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जो उनके मुख्य कीवर्ड्स हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसा हमारा एक कीवर्ड यहाँ पे बार बार आएगा, वो है आपका असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। पहला वर्ड आएगा हमारा असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। अब ये असंबद्धता होती क्या है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे क्या क्या आएंगे, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप हम देख लेते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप में अगर हम बात करें प्रत्यक्ष रूप की, तो प्रत्यक्ष रूप में आपके पास आते हैं भूकंप, आपका आ जाता है ज्वालामुखी, आपका आ जाता है उल्का पिंड। ये आपके प्रत्यक्ष स्रोत हैं। सबसे पहले क्या है, ये प्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप जब भी आता है तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपके धरातल पे होने वाली ये गतिविधि है। धरातल पे ही इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, सरफेस, धरातल पे ही सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट मिलता है। आप देखेंगे धरातल पे यानी सरफेस पे कितने सारे डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, पृथ्वी में दरार हो जाती है, ये आपको फिजिकली नज़र आ जाता है। ये प्रत्यक्ष है, आप देख पाते हैं। दूसरा है आपका ज्वालामुखी, ये भी एक धरातलीय घटना है। ये भी एक क्या है, धरातलीय घटना है। जब भी ये उद्गार होता है, ज्वालामुखी जैसे ही विस्फोट होता है, तो इसका सारा लावा कहाँ आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। जहाँ पर हम रहते हैं उस सरफेस पर ही आ जाता है, और इसमें से निकलने वाली हीट और जितनी भी आपके धूल होती है, जितनी भी गैसेस होती है, उनको फील करा जा सकता है एटमॉस्फेयर में। उनके कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को फील करा जा सकता है, दूर से ये नज़र आ जाता है। और ये जब निकलता है तो इसके साथ भी भूकंपीय घटना होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये विस्फोट के साथ निकलता है। अर्थ के अंदर इतना प्रेशर है कि विस्फोट के साथ निकलता है, तो हम इसको भी फील कर पाते हैं। ये है उल्का पिंड। अब देखिए, ये है ना उल्का पिंड, जो क्या है, ये कहाँ से गिरेंगे, ये गिरेंगे आपके स्पेस से, या आपके कहाँ से गिरेंगे, आसमान में से, यानी स्पेस में से, अंतरिक्ष में से क्या करते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे गिर जाते हैं तो ज़्यादातर तो क्या होता है कि जब आते हैं अंतरिक्ष से, जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ के फ्रिक्शन के कारण, जो घर्षण बल है उसके कारण और हीट के कारण क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जल के। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो उल्का पिंड्स होते हैं, वो जलते जलते भी कुछ पीसेस उनके क्या होते हैं, अर्थ पे गिर जाते हैं। और जब उन्हें हम जब हम उन्हें खोजते हैं या उन्हें ढूंढते हैं, उसके बाद जब हम इनकी साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, पूरा वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद हम प्राप्त करते हैं, तो देखेंगे कि इसका भी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है, अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अब कैसे मिलती है, देखिए, आप सबने ये पढ़ा होगा, कि जो पृथ्वी है, बाकी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उल्का पिंड्स हैं, उन्हीं की तरह बनी है। पहले एक गैस के गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद उसके अंदर उसका पूरा घनत्व हुआ, उसमें ग्रेविटी कन्वर्ट हुई, सारी चीज़ें। इसी तरीके से क्या होता है, उल्का पिंड भी बनता है। उल्का पिंड क्या है, किसी
प्लैनेट का पीस हो सकता है, या छोटा सा कोई उस टाइम बनने वाला छोटा सा ग्रह उसमें से टूट के निकलेगा। तो इससे भी हमें क्या होता है, पृथ्वी की स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है कि हाँ कैसा पृथ्वी हो सकता है इंटरनली, है ना, अर्थ के अंदर की जानकारी हमें मिल सकती है। ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे प्रत्यक्ष। अब देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी है ना, वो मुख्य रूप से मिलती है हमें आपके अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप में क्या क्या आता है, अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप में क्या क्या आता है आपके पास। इसमें देखिए तीन चीज़ें हैं, अगेन इसमें इस पे भी तीन चीज़ें हैं। आपका है दाब, ताप और घनत्व। दाब, ताप और घनत्व, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिकली अर्थ के बारे में जानकारी हमें इन्हीं से मिली। इन पे पूरे अध्ययन हुए हैं कि दाब का क्या रिलेशन है, ताप का रिलेशन क्या है, तो इनसे ही हमें संपूर्ण जानकारी मिली। और संपूर्ण जानकारी के लिए जो अध्ययन हमने करा है इनको प्राप्त करने का, वो अध्ययन करा है हमने भूकंपीय तरंगों पे। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही इन चीज़ों के बारे में अंदर की जानकारी मिल पाई है, क्योंकि भूकंपीय तरंगे ही क्या होती है, ठोस में, तरल में, गैस में क्या करती है, संवहन कर पाती है, आगे चल पाती है। तो उन्हीं के आधार पर क्या करा गया है, ये साइंटिफिकली अध्ययन किया गया है। अब ये भूकंपीय तरंगे क्या रोल करती हैं, देखिए इस भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो स्टडी हुई है उन्हीं में कुछ हमारी नाम है साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, असंबद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी। अब देखिए हम इसको अच्छे से एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले। देखिए जो हमारा अर्थ है, जैसे आप लोगों ने घर पे तरबूज देखा होगा, है ना, तरबूज आपने खाया होगा गर्मी में, कुछ इस टाइप का होता है। उसमें से क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा पीस काट लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है, अर्थ भी एक स्फीयर है, एक गोले के रूप में है। तो हमने उसमें से क्या समझने के लिए एक डायग्राम बनाया है, उसमें से एक तरह से उसका एक पीस बाहर निकाल लिया है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये कहलाती है क्रस्ट। ये क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उसे कहते हैं क्रस्ट। ये क्या है, ठोस रूप में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 से लेके 70 तक। ऊपरी क्रस्ट पहली होती है, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट। उसके बाद आती है निचली क्रस्ट, या लोअर क्रस्ट कह लेते हैं इसको। अब देखिए ये जो क्रस्ट है इसकी मोटाई में भी क्या होता है, कई जगह आपको असमानता नज़र आएगी। जहाँ पर माउंटेन्स हैं, जहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं आपके, तो उनके वहाँ पे क्रस्ट तक की दूरी जो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होंगी, 70 से 80 किलोमीटर तक की। जहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट हैं, जहाँ पर कॉन्टिनेंट यानी द्वीप है, महाद्वीप है, उनकी थोड़ी कम होगी उससे, और सबसे कम होगी आपकी महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट, देखिए महासागर क्या है, खड्डा ही तो है, बड़ा सा एक खड्डा है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन फाइनली जुड़ा हुआ तो कहाँ होगा, जुड़ा हुआ तो क्रस्ट पे ही होगा, वो नीचे की तरफ, ज़मीन कहीं ना कहीं तो जुड़ी भी होगी।
तो इनकी जो ये असमानता है वो इस रीज़न से है क्योंकि इसका ये निचला क्रस्ट इससे मिला हुआ होता है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये 70 किलोमीटर तक मैक्सिमम होती है, 70 से 700 किलोमीटर जो आपका क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर तक आपका होता है नॉर्मली, और 700 किलोमीटर जो है यहाँ पे मेंटल, ऊपरी मेंटल स्टार्ट हो जाता है। एक दूसरा कोर स्टार्ट, हमारा एक दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं मेंटल, उसे कहते हैं मेंटल। अब ये पागल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके मेटल्स भी मिलते हैं जो लिक्विड फॉर्म्स में मिलते हैं, है ना, इसे कहते हैं मेंटल। इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर चलते जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हमारी डेंसिटी यानी हमारा घनत्व भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और उसी के आधार पर हमने क्या करी, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करी। 700 से जैसे यहाँ आते हैं ये मेंटल हमारा 2900 तक क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। 2900 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है मेंटल। ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद जो नीचे होता है हमारा होता है यहाँ पर आपका 5150 तक आपका बाह्य कोर स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो आंतरिक कोर है या आपका कोर है जो वो कहाँ पे ख़त्म होता है, वो होता है 6371। कई जगह देखिएगा, कई बुक्सेस में हो सकता है 1-2 डिजिट्स ऊपर नीचे हुई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये एक लगभग दूरी है, ये लगभग डिस्टेंस निकालिए। क्योंकि देखिए आप भी सोचिए कि हमारी अर्थ के अंदर जाना इतना इम्पॉसिबल है, कोई भी अभी तक ऐसी मशीन बनी नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक संसाधन ऐसे हैं नहीं कि हम पूरा ड्रिल करके अर्थ के अंदर 6300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तय करके अंदर पता कर सके कि अंदर क्या अवेलेबल है, कैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इनको पता करने के लिए ही हमने क्या करा है, भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल करा है। क्या होता है भूकंपीय तरंगे, आपने जैसे पढ़ा होगा भूकंपीय तरंगे। अगर हम अगला भी चैप्टर भी पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में भी, तो हमारी 3 टाइप की भूकंपीय तरंगे होती हैं, पी, एस और एल। आपकी प्राइमरी, हम 2 के बारे में डिस्कस करते हैं अभी, प्राइमरी और सेकेंडरी। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, है ना। ये जो तरंगे होती हैं इनसे से हमें जानकारी मिल पाती है, क्योंकि देखिए ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती है अलग अलग माध्यम्स में, अलग अलग माध्यम्स में ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। तो इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए जो आपका ये ऊपरी क्रस्ट है, सबसे ऊपरी क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय क्रस्ट। अगर हम महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करें तो ये मुख्य रूप से किससे बना है, ये मुख्य रूप से बना है आपके सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलके बना है। किससे बना है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलिकॉन और एल्युमिनियम ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम की यहाँ प्रचुरता है। और इसी के कारण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट को हम क्या कह देते हैं, सियाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सियाल कह देते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं एक बार इसको, सियाल। उसके बाद जैसे हम लोअर क्रस्ट में पहुंचते हैं, है ना, जो कि कौन सा है, कॉन्टिनेंट आपका क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। दूसरा कौन सा है, महासागरीय क्रस्ट। यह है हमारा कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, दूसरा है हमारा महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट में क्या होता है, महासागरीय क्रस्ट में आपको मिलता है सिलिकॉन, अगेन सिलिकॉन मिलता है, प्लस मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है यहाँ पर। इसलिए इसे संयुक्त रूप से हम क्या कह देते हैं, सीमा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सीमा। अगेन ये वो वाली सीमा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ये किसी महिला का नाम नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म इसलिए कहा गया था कि याद करने में आसानी हो। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम को मिला के क्या कहते हैं, सीमा कह देते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा आप लोग, कई बुक्सेस में ऐसा कहा गया है कि जो ये सिलिकॉन और ये मैग्नीशियम है ये मेंटल में मिलते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल भी मेंटल में नहीं मिलते हैं। ऑफकोर्स मेंटल में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि मेंटल में क्या है, मेंटल में एकदम गर्म धधकता हुआ आपका मैग्मा है,
है ना, पूरी तरह से वहाँ चेक नहीं करा गया है। ये कहाँ गया है, आपकी सिर्फ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपकी महासागरीय क्रस्ट के अंदर इसको चेक करा गया, इसमें प्राप्त किया है ड्रिलिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये कहाँ मिलेगा आपको, दोनों क्रस्ट में मिलेंगे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। ठीक है, तो अपर क्रस्ट जो है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसे कहते हैं हम सियाल, और लोअर क्रस्ट जो कि है महासागरीय क्रस्ट, उसे हम कहते हैं सीमा। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों के नाम आपको पता चल गए होंगे। फिर हम जाते हैं जैसे मेंटल में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। अब बढ़ने के कारण क्या होता है कि अंदर जितने भी उपस्थित आपके मेटल है, जितने भी तत्व है, वो सब क्या होंगे, इतनी गर्मी के कारण या तो पिघले में, लिक्विड फॉर्म में, तरल में होंगे, अदरवाइज वो कैसे होंगे, गैसीय फॉर्म में होंगे, है ना, गैस के रूप में होंगे। तो होता क्या है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो पिघले हुए रूप में होते हैं, एक फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं गरम गरम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ होगा, मैग्मा भरा हुआ होगा, मैग्मा। अब जिनको नहीं पता कि मैग्मा क्या होता है, मैं उनके लिए बता देता हूँ। मैग्मा, देखिए आप सब लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा, ज्वालामुखी कैसे ऐसे विस्फोट होके बाहर निकल जाता है, ऐसे विस्फोट होके। ये निकलता कहाँ से है, ये निकलता मेंटल से ही। क्या होता है, जो ये मैग्मा होता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर होता है, हीट होती है। अब होता क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी दरारें हैं, बहुत ज़्यादा दरारें, बड़ी बड़ी दरारें हैं, जो हो सकता है हमें नज़र नहीं आए, कैंटिन ऐसी ऐसी दरारें हैं जैसे निकल जाता। अब होता क्या है, किसी दरार से जब ये बहुत प्रेशर से बाहर निकलता है, ब्लास्ट करके बाहर निकलता है, तो इसे बाहर निकलने के बाद कहते हैं लावा, और जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसे कहते हैं मैग्मा। है एक ही चीज़, लेकिन जब ये पृथ्वी के अंदर होगा तो इसे कहेंगे मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाएगा इसे कहेंगे लावा। अब इसी से हमें क्या होता है, जब हम इस लावा को टेस्ट करते हैं लैब्स में, तो इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और जानकारियाँ कैसी प्राप्त होती है कि अंदर क्या अवेलेबल है, क्योंकि देखिए जो लावा निकल रहा है उसके अंदर मेटल भी पिघल के निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, तो इससे काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा, लावा टेम्परेचर में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि क्या है, ये अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ये विस्फोट के साथ बाहर आता है। अब विस्फोट के साथ बाहर आएगा, इसका मतलब है अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एकदम से ब्लास्ट होके आता है। तो यहाँ पर ये भी सिद्ध होता है कि अंदर क्या है, आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैग्मा के बाद हम बात करते हैं, हम मेंटल के बाद बात करते हैं हमारे कोर की, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब देखिए इस कोर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें दबाव यानी प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। ये जब प्रेशर बढ़ता है तो अंदर तापमान के मुकाबले प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो होता क्या है, जो आपका ये आंतरिक कोर है, जो आपका मेन कोर है, यहाँ पर क्या होता है, आपके जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके मेटल्स हैं, वो किस रूप में मिलते हैं, ठोस रूप में मिलते हैं। होना तो क्या चाहिए था इस प्रेशर में, या तो तरल रूप में होते, लिक्विड फॉर्म में, अदरवाइज किस में होते, गैस में होते, लेकिन मिल किस रूप में रहे, ठोस रूप में। इसका मतलब क्या है, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि अंदर दबाव ज़्यादा है तापमान के मुकाबले। अब देखिए ये जो कोर है, इसके अंदर जो प्रचुरता है, वो प्रचुरता है आपके मेटल की, कौन सा मेटल, निकल और फेरियस की। फेरियस कौन सा होता है आपका, Fe यानी फेरियस। फेरियस कौन सा होता है आपका, आयरन। आयरन। अब इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसको कहा गया है निफे। क्या कहा गया है, निफे। दोनों को मिला के एक शॉर्ट फॉर्म नाम दे दिया गया है निफे, ताकि याद रहे, निकल प्लस फेरियस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकल और फेरियस है, लेकिन बाहरी धातु है यहाँ पर, ये दोनों कैसी हैं, बाहरी धातु हैं, मुख्य रूप से यही प्राप्त होती है, इसलिए इनको कहा गया है निकल। अब ये अंदर ये धातुएं क्यों हैं, कैसे हैं, ये हमें कैसे पता चला, मैग्मा के रूप में, क्योंकि अंदर से ही निकल के आया है। दूसरा,
ये ठोस है, ये तरल है, ये ठोस है, ये कैसे पता चला? तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, ये हमें पता चला है भूकंपीय तरंगों के, आपके भूकंपीय तरंगों के अनुप्रयोग से। और ये भूकंपीय तरंगें जो अनुप्रयोग हुई हैं उनको भी कुछ नाम दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ये फैक्ट शीट से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दो चार मैं आपको फैक्ट्स लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकें। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए डिस्टेंस। सबसे पहले आप डिस्टेंस लिख लीजिए। आपकी क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो 30 से 35 किलोमीटर तक होती है, 70 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। आपका जो मेंटल है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक का होता है। और ये कौन सा होता है आपका? ये अपर है, ये लोअर है। और 2900 से लेके आपका 5150 किलोमीटर तक क्या होता है? आपका अपर कोर होता है। और लोअर कोर कहाँ होता है आपका? 6371 किलोमीटर तक का आपका लोअर कोर होता है। इसके बाद जो आपको नोटिस करना है वो नोटिस करना है कि अपर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट, मैं लिख देता हूँ, ऊपरी क्रस्ट, इसमें मिलते हैं सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। इसे कहा जाता है सियाल। दूसरा आपका कौन सा है? महासागरीय क्रस्ट, जो है लोअर क्रस्ट यानी निचला क्रस्ट भी कह देते हैं इसको, निचला क्रस्ट। इसमें मिलते हैं सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसे कह देते हैं हम सीमा। ठीक है। तीसरा आपका जो है कोर, कई बार कोर नज़र आएगा, कई बार क्रोड नज़र आएगा, ध्यान रखिएगा ये, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर मिलता है निकल प्लस फेरियस, इसे कह देते हैं नीफे। शॉर्ट फॉर्म में याद जरूर रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है निफे का, आपसे कंपोजिशन पूछा जा सकता है कि निफे में क्या क्या आपको मिल रहा है। कुछ फैक्ट्स ये हैं, कुछ फैक्ट्स और लिख लीजिए। इसके बाद आप लिख लीजिए इसमें असंबद्धता और लिख लीजिए, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी पड़ेगी। इसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, असंबद्धता। यानी डिसकॉन्टिन्यूटी, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यू नहीं है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी। अब क्या कॉन्टिन्यू नहीं है? यहाँ पर बात करी जा रही है मुख्य रूप से वेव्स की, तरंगों की, भूकंपीय तरंगों की। जब हम क्या करते हैं, इनमें भूकंपीय तरंगों को प्रभावित करते हैं, तो हम देखते हैं कि कई जगह इनकी स्पीड में यानी इनकी गति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है ना, इस परिवर्तन के आधार पर ही हम प्राप्त कर पाते हैं कि अंदर तरल है, ठोस है या गैस है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डिसकॉन्टिन्यूटी लिख देता हूँ सारी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले आपका ऊपरी क्रस्ट, फिर है आपका निचला क्रस्ट, फिर आता है आपका ऊपरी मेंटल,
फिर आता है आपका निचला मेंटल, फिर आता है आपका ऊपरी कोर, फिर आता है आपका निचला कोर। अब देखिए इन्हीं के बीच में मिलती है हमें असंबद्धता। अब कैसे कैसे असंबद्धता मिलती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली है आपकी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में असंबद्धता। इस असंबद्धता को कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता। पहली असंबद्धता मिलती है हमें ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में हमें सबसे पहली असंबद्धता मिलती है, इसे कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता। दूसरी जो हमें मिलती है, दूसरी होती है मोह। अब मोह कहाँ मिलती है? अब मोह मिलती है हमें निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में मिलती है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। फिर मिलती है हमें तीसरी असंबद्धता जो होती है हमारी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। तीसरी कहाँ मिलती है हमें? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, जो होती है हमारी रिपेट। जो कौन सी होती है हमारी? रिपेट, रेपीटे। असंबद्धता। फिर हमें मिलती है हमारी चौथी असंबद्धता जो होती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है निचले मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य। निचले मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य हमें क्या मिलती है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर हमें मिलती है आखिरी असंबद्धता जो होती है लेहमैन असंबद्धता, जो हमें मिलती है ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य। निचली कोर और मध्य लेहमैन असंबद्धता। अब देखिए ये जो नाम दे रखे हैं कोनार्ड, मोह, रेपीटे, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये क्या चीज़ है? देखिए ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अनुप्रयोग करे भूकंपीय तरंगों के द्वारा, और ये बीच बीच में ये जो असंबद्धता पे फोकस करिए, ये इनके नाम हैं। असंबद्धता क्या? देखिए जब वेव्स को यानी हमारी तरंगों को जब यहाँ प्रभावित करा गया तो क्या हुआ कि उनकी स्पीड में चेंज होने लग गया। उनकी स्पीड में क्या चेंज होने लगे? जैसे हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमने ऊपरी क्रस्ट में क्या करा? गति को देखा। हमने जब क्या करा? गति को नोट किया तो 6.9 किलोमीटर थी। पी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम जैसे मोह असंबद्धता की बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि जो गति थी, पी वेग की जो गति थी, प्राइमरी वेग जो है हमारा, प्राइमरी तरंग जो है उसकी जो गति थी 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड थी इससे पहले। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हुई फिर उसकी स्पीड बढ़ गई, और वो स्पीड कितनी हो गई? वो स्पीड हो गई आपकी 7.9 से लेके 8.1 तक की आपकी स्पीड हो गई। कितनी? किलोमीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे स्पीड में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये जो गति में वृद्धि हुई ये क्या है? एक तरह से असंबद्धता। होना तो ये चाहिए था कि हमेशा क्या होनी चाहिए थी? आपकी गति बराबर बनी रहनी चाहिए थी। अगर एक ही प्रकार का तत्व होता या एक ही जो उनकी प्रकृति थी अगर एक ही होती तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर कई बार ठोस है, कई बार गैस है, लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो गति में अपरिवर्तन हुआ, जो असामान्य गति हुई, इसे ही कहा गया असंबद्धता। और जिस वैज्ञानिक ने, जिस ज्योग्राफर ने वहाँ पर इन चीज़ों को सर्च किया, उनके नाम से क्या हो गया?
इन असंबद्धता का नाम पड़ गया। तो आपको वो चीज़ याद रखनी है मेनली, कोनार्ड कहाँ मिलेगी, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका महासागरीय क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता थी उसे कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता। दूसरी जो निचली क्रस्ट है यानी आपकी महासागरीय क्रस्ट और उसके बाद ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता थी उसे कहते हैं मोह असंबद्धता। उसके बाद तीसरी कौन सी थी, जो निचला मेंटल है यानी लोअर मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में उसे कहते हैं रैपिटे असंबद्धता। फिर निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता। फिर है हमारा ऊपरी कोर और निचला कोर लेहमैन असंबद्धता। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी असंबद्धता से रिलेटेड। अब देखिए ये जो हमारी असंबद्धता है ये हमने समझ ली। अब देखिए हमारे घनत्व में क्या फ़र्क पड़ा, हमें थोड़ा सा इफेक्ट घनत्व, कई बार आपके डेंसिटी से रिलेटेड चीज़ें भी पूछ ली जाती है, तो डेंसिटी पे एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे हम घनत्व की बात करते हैं तो अपर क्रस्ट का अगर हम बात करें यानी ऊपरी क्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो धरातलीय क्रस्ट है, जो ऊपर है, जिसे हम ऊपर की जो लेयर है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर की अगर हम घनत्व की बात करें तो वो 2.9 से लेके 3.3 तक का आपका घनत्व है। ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होता है। किस में होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखिएगा ये घनत्व किस में है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए जैसे ही हम कहाँ जाते हैं ये घनत्व, ये ध्यान रखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली, ये ऊपरी क्रस्ट का है और ये निचली क्रस्ट का है। जैसे ही हम मेंटल की तरफ पहुँचते हैं, जैसे ही हम कहाँ पहुँचते हैं, मेंटल की तरफ पहुँचते हैं, तो मेंटल में आपके क्रस्ट के अंदर क्या होता है, घनत्व के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन कितना होता है, वो परिवर्तन होता है आपका 4.3 लगभग। ये ध्यान रखिए सब लगभग है, अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं। कई बार आपको बुक्स में अलग अलग नज़र आ सकती है। जैसे ही हम कोर में पहुंचते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपका मेंटल तक का है 4.3 से लेके ये आपके निचले मेंटल तक 10 तक मिल जाएगा आपको कई बुक्सेस में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जब हम फाइनली कोर में पहुंचते हैं ना, जब नीचे एकदम कोर में पहुंच जाते हैं तो ध्यान रखिए मैक्सिमम कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है ये 15 के आसपास, है ना। 13 से लेके 13.6 से लेके 15 तक क्या हो जाता है, ये आपका घनत्व हो जाता है। घनत्व आपका बार बार चेंज होता रहता है। अब देखिए आप नोटिस करेंगे पहले 2.9 था और फाइनली कितना हो गया 13.6, यानी घनत्व में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। यानी डेंस, कितना डेंस, मीडियम जो है बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है वहाँ पर। और हमने ये भी देखा कि ऊपर की लेयर जो अपर क्रस्ट है सॉलिड है, फिर नीचे मेंटल देखेंगे तो फ्लोटिंग एरिया है, लिक्विड है, फिर जैसे कोर में आएंगे तो वो अगेन कैसा है, ठोस है आपका। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको बातें समझ में आई होगी। मैंने इतना ही कवर करा है जितना हमारा फर्स्ट ग्रेड में इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसमें डेप्थ में नहीं गया हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए थी लेकिन मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जैसा कि हमें आपको जब बाद में अपन पेपर भी डिस्कस करेंगे तब अपन देखेंगे इस टॉपिक की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आने। कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा ये जो असंबद्धता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोह असंबद्धता कहाँ मिलती है, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ मिलती है, ये सब इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं इंक्लूड करी है, बहुत कम चीज़ें इंक्लूड करी है। मैं एक बार इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि बुक्स के अंदर, कई बुक्स के अंदर अगर आप कोई बुक्सेस पढ़ते हैं, जैसे कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको कई बार कई थ्योरीज मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको कुछ इस टाइप से डिवाइड कर रखा होगा, जिसमें ये ऊपर होगा आपका क्रस्ट, नीचे होगा मेंटल और फिर होगा आपका कोर। 3 लेयर में ऐसे डिवाइड कर रखा होगा। यहाँ लिखा होगा यहाँ लिखा होगा सियाल, यहाँ लिखा होगा सीमा और यहाँ लिखा होगा आपका निफे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका ये बीच का पार्ट है, मैं दोबारा फिर से आपको बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंटली इस बात को बोल रहा हूँ कि वो आपका जो
सीमा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की जो बात करी जा रही है, मैग्नीशियम की जो बात करी जा रही है वो मेंटल का पार्ट नहीं है, उसको मेंटल के लिए नहीं बोला गया है, उसे कहाँ बोला गया है, क्रस्ट में बोला गया है। ऊपरी क्रस्ट में है सियाल और निचली क्रस्ट में है आपका सीमा। ध्यान रखिएगा, सीमा और सियाल दोनों एक चीज़ में मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फाइनली अगर आप देखेंगे तो चाहे ऊपरी क्रस्ट हो निचला क्रस्ट हो, वो क्या है, एक ही तो है ना। क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर जिस पे हम रह रहे हैं, जो सरफेस है जिस पे हम रह रहे हैं, इसे हमने क्या कह दिया है, ऊपरी क्रस्ट कह दिया है। और निचला क्रस्ट किसे कहा है हमने, निचला क्रस्ट हमने कहा है ये जो महासागर का बड़ा सा खड्डा है, इसे हमने कह दिया, इसके इस निचले पार्ट को हमने क्या कह दिया है, निचला क्रस्ट कह दिया। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसे कह दिया निचला क्रस्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसे जुड़ा हुआ तो होगा ही ना, तो इनमें दोनों चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, बराबर मिल जाएंगी, मिला दो। लेकिन मुख्य रूप से जो मिलती है ना ऊपर की सीमा में, उसे कहते हैं सियाल, नीचे वाले को कह देते हैं सीमा। आई होप आपको पूरी बात क्लियर हुई होगी। हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी बात करेंगे। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, 4-5 टॉपिक होने के बाद कुछ क्वेश्चंस को भी इसमें आप क्या करेंगे, इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में से कहाँ से इम्पोर्टेंस है ना। आई होप, ठीक है, मिलते हैं हम दोबारा नए एपिसोड में, नए हमारे लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।